यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या बीएड यूपीटीईटी सीटीईटी सुपर टीईटी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मापन और मूल्यांकन में इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि मापन क्या होता है, मापन की परिभाषाएं क्या होती हैं, मापन के चर कौन कौन से होते हैं, मापन के चर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हमने इसके पहले की क्लास में किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि मापन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और मापन के स्तर क्या होते हैं। तो अगर मापन के प्रकार की बात की जाए तो मापन 3 प्रकार का कुल होता है। सबसे पहला निरपेक्ष मापन या भौतिक मापन उसी को बोला जाता है। दूसरा सामान्यीकृत मापन, तीसरा इप्सेटिव मापन। यानी मापन के 3 प्रकार, पहला निरपेक्ष मापन या भौतिक मापन, दूसरा सामान्यीकृत मापन और तीसरा इप्सेटिव मापन। अगर निरपेक्ष मापन की हम बात करें तो निरपेक्ष मापन के अंतर्गत वह मापन होता है जिसमें एक परम शून्य की स्थिति होती है। परम शून्य की स्थिति का मतलब होता है कि जहाँ पे वास्तविक शून्य हो। वास्तविक शून्य का मतलब भी क्या होता है, इसको अगर समझना है तो जैसे हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं तो लंबाई का मापन करना है तो लंबाई हो भी सकती है, लंबाई नहीं भी हो सकती है, चौड़ाई, ऊंचाई, गति, दूरी। तो इसका अगर हम मापन करते हैं तो या तो कुछ दूरी होगा या तो नहीं होगा, या तो लंबाई होगी या नहीं होगी। तो नहीं होगी तो इसका मतलब होगा कि शून्य है। तो वास्तविक शून्य वहाँ हो सकता है। तो यह जो निरपेक्ष मापन होता है वह भौतिक राशियों का ही मापन करता है जिसमें परम शून्य की स्थिति पाई जाती है। यह शून्य से अधिक भी हो सकता है और शून्य से कम भी हो सकता है। यानी शून्य को यह जाहिर करेगा, शून्य को यह निकालता है, शून्य को यह बताता है। इसीलिए इसको निरपेक्ष मापन या एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहा जाता है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट का मतलब वास्तविक मापन भी यह करता है। जैसे अगर किसी स्थान के तापमान की हम बात करें तो स्थान का तापमान शून्य भी हो सकता है, शून्य के ऊपर भी हो सकता है और शून्य के नीचे भी हो सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि जब शून्य के ऊपर होगा तो धनात्मक होगा और शून्य के नीचे जब होगा तो ऋणात्मक होगा। धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की स्थिति शून्य होती है। इसका मतलब कि किसी स्थान का तापमान शून्य भी हो सकता है। दूसरा जो मापन है वो सामान्यीकृत मापन है। सामान्यीकृत मापन के अंतर्गत हम देखेंगे कि सामान्यीकृत मापन जो होता है उसमें प्राप्तांक जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और सामान्यीकृत मापन वास्तव में मानसिक जो विशेषताएं होती हैं उसको मापने में किया जाता है। सामान्यीकृत मापन का प्रयोग जो मानसिक विशेषताएं होती हैं उसके मापन में किया जाता है। जैसे बुद्धि हो गया, रुचि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, प्राप्तांक हो गया आदि। जो मानसिक विशेषताएं हैं उसको मापने में ही हम सामान्यीकृत मापन का प्रयोग करते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं और इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि दो विद्यार्थी राम और श्याम हैं, यदि राम का एक किसी विषय में प्राप्तांक 50 है और श्याम का प्राप्तांक 25 है, राम का प्राप्तांक 50 और श्याम का प्राप्तांक 25, तो नंबर तो एक 50 पाया है और दूसरा 25 पाया है। लेकिन अगर तुलना की स्थिति बने कि हम क्या ये कह सकते हैं कि राम जो है वो श्याम से दूना उस विषय में जानकार है। जैसे मान लीजिए गणित में राम ने 50 नंबर पाया और श्याम ने 25 नंबर पाया, तो हम कह सकते हैं, क्या यह कह सकते हैं कि राम जो है वह गणित में श्याम से दोगुना जानता है, या श्याम जो है वह गणित में राम का आधा जानता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये हम कह सकते हैं कि जो पेपर हुआ उसमें राम ने 50 नंबर पाया और श्याम ने 25 नंबर पाया।
राम का जो प्राप्तांक है वो श्याम से दुगना है। श्याम का प्राप्तांक राम का आधा है, लेकिन उसके आधार पे हम यह स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि राम जो है वह श्याम से उस विषय में दोगुना जानकार है, दुगनी जानकारी रखता है। इसका हम ये स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं। या मान लीजिए गणित की परीक्षा में कोई बच्चा है वह 0 नंबर पाता है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि गणित में वह कुछ भी नहीं जानता है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गणित में वह कुछ जानता है, लेकिन जो पेपर में पूछा गया, जो परीक्षा में पूछा गया, उसको वह नहीं जानता है। तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि वह बच्चा गणित में कुछ भी नहीं जानता है। तो यही स्थिति जो बनती है, एक दूसरे से ये स्वतंत्र है, हम इसके आधार पे तुलना नहीं कर सकते, यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो मापन होता है वह सामान्यीकृत मापन होता है, और इसमें परम शून्य की संभावना कभी नहीं होती है। इसका मतलब जब गणित में बच्चा शून्य नंबर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वास्तव में वह शून्य पाने लायक है और गणित में उसको कुछ नहीं आता है। गणित में उसको आता है, लेकिन वह उस पेपर को ना कर पाने के कारण ही शून्य नंबर प्राप्त किया। तो उसके आधार पे हम यह नहीं कह सकते कि वह गणित में उसको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ परम शून्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। तीसरा जो है वह इफ्सेटिव मापन होता है। तीसरा प्रकार इफ्सेटिव मापन, इसकी शुरुआत आरबी कैटल ने किया था, और इसमें बच्चे या व्यक्तियों के सामने कुछ ऐसे प्रश्न रख दिए जाते हैं जिसमें उनको चयन के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि आप अपने क्लास का मॉनिटर किसे चुनना चाहते हैं, 5 लोगों का नाम दे दिया गया और उसमें कह दिया जाए कि क्रमिक रूप से उनको व्यवस्थित कीजिए। तो हम उनमें जिसको सबसे अच्छा मानेंगे उसको पहले पे रखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस प्रकार से हम उनको क्रम देंगे। दूसरे बच्चे से भी कहा जाएगा तो अपने हिसाब से क्रम देगा, तीसरे बच्चे से कहा जाएगा तो अपने हिसाब से क्रम देगा। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ आपको बाध्य कर दिया जाता है कि 5 लोगों के नाम बता दिए गए और कहा गया कि इसको आप अगर क्रम से रखना चाहें तो किसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे। इस प्रकार से एक क्रमिक रूप में उनको रखना होता है, और एक क्रमिक रूप में रखने के लिए उसको बाध्य कर दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो आरबी कैटल ने किया था, और इसमें चयन के लिए बाध्य किया जाता है, और इसमें भी वास्तविक शून्य की स्थिति नहीं पाई जाती है, क्योंकि जब हम क्रमिक रूप से उनको रखेंगे तो यहाँ शून्य की स्थिति बनेगी ही नहीं। जब हम क्रमिक रूप से रखेंगे तो या तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से हम रखेंगे और वहाँ शून्य की स्थिति नहीं बनती है। तो ये 3 प्रकार के मापन हो गए, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, इफ्सेटिव मापन। ये 3 प्रकार के मापन है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा मापन के स्तर का। तो मापन के स्तर की अगर बात की जाए तो सबसे जो निम्न स्तर होता है वो नामित स्तर कहलाता है या शाब्दिक स्तर कहलाता है, नामित या शाब्दिक स्तर। दूसरा जो है क्रमिक स्तर, तीसरा अंतराल स्तर और चौथा अनुपात स्तर। इसमें जो सबसे निम्न स्तर होता है नामित स्तर या शाब्दिक स्तर का होता है, और जो सबसे उच्च स्तर होता है वह अनुपात स्तर का होता है। पहले 3 प्रकार नामित स्तर, क्रमिक स्तर और अंतराल स्तर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परम शून्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। केवल परम शून्य की स्थिति पाई जाती है अनुपात स्तर में। तो सबसे अच्छा जो अनुपात होता है वह अनुपात स्तर होता है, और सबसे खराब जो स्तर होता है वो नामित स्तर होता है। यानी क्रमशः 3 जो हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई परम शून्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। परम शून्य की स्थिति केवल और केवल अनुपात स्तर में पाई जाती है। तो इसके अगले क्लास में हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी मदद मिलेगी। हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा केवल कर रहे हैं। नामित स्तर का मतलब होता है कि नाम के आधार पे समूहों का वर्गीकरण करना। जैसे हमने कहा कि कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो हमने क्या किया कि एक गुण के आधार पे हमने समूह में बंटवारा कर दिया, या कह दिया जाए हॉकी की टीम, क्रिकेट की टीम। तो हॉकी और क्रिकेट यानी खेलों के आधार पे हमने वर्गीकृत कर दिया। पुरुषों का ग्रुप समूह और महिलाओं का समूह, तो हमने नाम के आधार पे ही इन सबको क्या किया, बंटवारा कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। तो ऐसा जो स्तर होता है उसी को हम नामित स्तर कहते हैं। दूसरा जो क्रमिक स्तर होता है,
क्रमिक स्तर का मतलब होता है कि क्रम से, सीक्वेंस से रख दिया जाए। जैसे अगर हम एग्जाम लें किसी भी क्लास का और उसमें जो बच्चे नंबर पावे इसके आधार पे हम क्रमिक रूप से उनको व्यवस्थित कर दें, या बच्चों के जो रोल नंबर होते हैं, बच्चों के जो रोल नंबर होते हैं उसको क्या होता है, क्रम से होता है, या टेलीफोन नंबर जो होता है या पिन कोड नंबर जो होता है, जो क्रमिक रूप से पाए जाते हैं, ऐसा जो स्तर होता है उसी को क्रमिक स्तर कहा जाता है। तीसरा अंतराल स्तर। अंतराल स्तर का मतलब भी वही होता है कि जहाँ पे दो चिन्हों के बीच में दूरी तो समान होती है, लेकिन इसमें भी परम शून्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। जैसे कि जो मनुष्य का वास्तविक तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है कि बुखार उस आदमी को नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य में ताप नहीं है, ताप उसका शून्य है, ये नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे भी अंतराल स्तर पे भी परम शून्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। अगर हम अनुपात स्तर को देखें तो अनुपात स्तर में जो सबसे उच्च स्तर है मापन का, इसमें परम शून्य की स्थिति तो पाई जाती है, लेकिन जहाँ जैसे हमको कहीं का तापमान मापना है तो वह अनुपात स्तर का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण हो सकता है कि वहाँ पे शून्य की भी स्थिति बन सकती है कि जो वहाँ का तापमान हो स्थान का वो शून्य हो, शून्य से कम हो या शून्य से ज़्यादा हो। तो अनुपात स्तर में वास्तविक शून्य की स्थिति पता लग सकता है, लेकिन उसके अलावा जो नामित स्तर, क्रमित स्तर और अंतराल स्तर है, उस पे हम किसी भी प्रकार से यह नहीं कह सकते कि यहाँ ये शून्य की स्थिति ही है, क्योंकि ना तो नामित स्तर पे कोई शून्य की स्थिति है, ना तो क्रमित स्तर पे कोई शून्य की स्थिति है, ना तो अंतराल स्तर पे। तो सबसे अच्छा जो स्तर माना जाता है वो अनुपात स्तर, और सबसे निम्न जो स्तर माना जाता है वो नामित स्तर। तो इसकी चर्चा हम अलग से इसके अगले क्लास में करेंगे। यहाँ केवल हमने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। तो आप क्रमिक रूप से आप नोट्स बनाते रहिए और आप पेपर को भी देखते रहिए, जिससे आपको परीक्षा के समय कोई समस्या ना होने पाए। धन्यवाद।